हर साल की तरह साल 2025 भी हमें बहुत कुछ दे के जा रहा है, बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। विदेश नीति की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, हम जंग के मैदान की बात करें, तो इस साल हमने क्या क्या नहीं देखा। और इस सब घमासान कंपटीशन और जियोपॉलिटिकल असर्शन के बीच में बाय डिफरेंट पावर्स, बाय डिफरेंट कंट्रीज, मैं आज आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स डिस्कस करना चाहता हूं जो कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से जरूरी है as 2025 is ending now। शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला, द यूएसए अनाउंसिंग मोर देन $10 billion ऑफ आर्म्स सेल्स टू ताइवान। और ये जनवरी फरवरी 2025 नहीं, बट अभी की बात है, जस्ट अभी कपल ऑफ डेज पहले की बात है। अमेरिका ताइवान को स्ट्रांग बना रहा है, अमेरिका ताइवान को तैयार करवा रहा है कि अगर इन द वेक ऑफ चाइनीज अग्रेशन आगे जाके अगर चाइना असर्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज चाइना ने अनअपोलोजेटिकली बहुत बार कहा है कि ताइवान को वो मेनलैंड चाइना के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। चाइना ने बहुत बार कहा है, कितने सालों से कहा है कि मैं ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री, इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं मानता हूं, वो वन चाइना पॉलिसी का पार्ट है। और चाइना ने यह भी कहा है कि देखो ऐसा है अगर दुनिया में कोई भी देश है, अगर वो उसको लगता है कि वो ताइवान के साथ अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस बना के रखना चाहता है तो बना के रखे, लेकिन मेरे साथ उसके बायलैटरल रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ना सरप्राइजिंग बात यह है कि अमेरिका ने जो अनाउंस करा है मोर देन $10 billion ऑफ आर्म्स सेल्स टू ताइवान, दिस कम्स एट अ टाइम जब ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में इवन जापान और साउथ कोरिया भी अपनी इंडिविजुअल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बहुत मजबूत बना रहे हैं, अपने स्टेक्स को हाई कर रहे हैं। बिकॉज 2022 से और 2026 आने वाला है, पिछले 4 सालों में एक बात जो कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान समझ पाए हैं वो ये है कि अगर रशिया इन्वेड कर सकता है यूक्रेन को, तो चाइना क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज चाइना के हिस्टोरिकल चैलेंजेस कई समय से चलते आ रहे हैं ईस्ट चाइना सी से लेकर साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में तो चलो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनहैबिटेड आइलैंड्स, जिसकी जो सॉवरेनिटी है चाइना कॉन्टेस्ट करता है फिलीपाइंस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, ताइवान के साथ भी। और ताइवान के साथ चाइना का 36 का आंकड़ा बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि ये वही हथियार हैं, ये वही वेपन्स है, ये वही हथियार हैं जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे। नाउ सी, इफ इन द वेक ऑफ, बिकॉज सी वी आर लिविंग इन अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एरा, द जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी जियोपॉलिटिक्स में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, हमेशा से कुछ ना कुछ उथल पुथल लगता रहता है। लेकिन अभी यूक्रेन वॉर के बाद अभी हम एक बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाले एरा में रह रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स है। हमने पिछले 4 सालों में लड़ाइयाँ कहानी देखी, साउथ एशिया में भी हमने बैलेंस देखा, कॉन्फ्लिक्ट देखा, हो सकता है वो आगे जाके और ज़्यादा स्पायरल आउट करे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। देन अगेन अगर हम बात करें लाइक रशिया यूक्रेन की, अभी तक मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है। हम बात करें मिडिल ईस्ट में, तो चलो अभी अमेरिका ने वो एक कॉस्मेटिकली कोशिश करी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की, विच बाय द वे इज नॉट यूएन मैंडेटेड बट मेड बाय अमेरिका। सो इन द वेक ऑफ so much crisis happening, so much of unpredictability, so therefore इट इज नॉट अ बैड आइडिया कि ताइवान अपने सेल्फ डिफेंस को हाई करने के लिए ये सब एड और ये सब ग्रांट अमेरिका से ले रहा है। अब सरप्राइजिंगली ये जो सारे हथियार हैं यहाँ पे मेंशन है, चाहे वो 82 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स हिमार्स कहें, 420 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स यानी कि ATACMS हो, या हम होवित्सर की बात करें, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्सर सिस्टम्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, ये सब सामान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यूक्रेन को दिया था जब यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी। और यही सब सामान ऑलमोस्ट सेम पैकेज, ऑलमोस्ट सेम जो डिफेंस एम्युनिशन एंड जो वेपन्स हैं ताइवान को दिए हैं। नाउ अंडर द फेडरल लॉ अमेरिका इज ऑब्लाइज्ड टू असिस्ट ताइवान विद इट्स सेल्फ डिफेंस, अ पॉइंट व्हिच हैज बिकम वेरी वेरी कॉन्टेंशियस एज फार एज अमेरिका चाइना रिलेशंस इज कंसर्न्ड। और चाइना ने शपथ ली है कि भैया वो ताइवान को बाय फोर्स लेके रहेगा अगर जरूरत पड़े तो। और ट्रंप ने प्रीवियसली सजेस्ट किया था ताइवान शुड पे द यूएस फॉर द प्रोटेक्शन व्हिच यूएस इज प्रोवाइडिंग टू ताइवान। अब यहाँ पे मैप में भी देखते हैं, ये है आपका ताइवान, यहाँ पे आपका फिलीपाइन से आता है, ये आपका साउथ चाइना से आता है, ये आपका ताइवान स्टेट आ जाता है, यहाँ पे आपका ईस्ट चाइना से आ जाता है। तो ये बहुत, तो अगर आज के टाइम पे अगर हम बोले कि मुझे दुनिया में एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट बताओ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो ये है, वो ये रीजन है, ये वाला रीजन जहाँ पे ताइवान है। देखो कितने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, कितना सारा ट्रेड यहाँ से पास करता है। चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना भी सोची समझी चाल करेगा, चाइना भी एकदम से इंपल्सिवली कुछ एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज चाइना की वैसे भी आदत है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। वो संजू का प्रिंसिपल है ना, द आर्ट ऑफ डिफीटिंग द एनिमी, द आर्ट ऑफ फाइटिंग द वॉर विदाउट फाइटिंग इट, ये चाइना का प्रिंसिपल रहा है। बिकॉज ये रीजन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना एज अ कंट्री इज लैंडलॉक्ड फ्रॉम द इंडियन ओशन।
लेकिन चाइना ओपन अप करता है टुवर्ड्स द पैसिफिक, टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी फ्रॉम द ईस्टर्न साइड. सो देयरफॉर लुक एट द लोकेशन. दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेसेज इन न्यूज के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं. ऑफ कोर्स प्लेसेज इन न्यूज से रिलेटेड आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आपके साथ टाइम टू टाइम. ऐसे और इंपॉर्टेंट चीजें मैं शेयर करता रहूंगा. नेक्स्ट अब इज रशिया यूक्रेन. रशिया और अमेरिका के बीच में मीटिंग होने वाली है यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर, और पीछे हुई थी अगस्त में हुई थी अलास्का में. अब कहाँ होने वाली है? अब होने वाली है मियामी में. ऑलराइट, मियामी में होने वाली है और ये बहुत जल्द होने वाली है. और इनफैक्ट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और साथ में उनके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं किरिल द्वित्रदेव, वो भी साथ में ट्रैवल करने वाले हैं. और ये बहुत हाई लेवल मीटिंग होने वाली है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी इंटरेस्टेड कि इससे पहले फरवरी 2026 आए यूक्रेन का जो मामला है वो सॉल्व हो जाना चाहिए. चलो नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिलने वाला डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो निकल गया. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये चाहत है कि अमेरिका रशिया एक डील स्टिच करे, साइन करे, जिसके चलते यूक्रेन वॉर का एंड हो सकता है. पुतिन ने ये कहा है कि देखो ऐसा है, पीस डील चाह रहे हो तो भैया देखो मैं तो डटा हुआ हूं. वो 4 साल से डटे हुए हैं. वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं यूक्रेन से और ज्यादा लैंड लेके ही पीछे हटूंगा, ऐसे नहीं हटने वाला. और अगर जरूरत पड़े तो वो यूक्रेन से लैंड लेके रहेंगे और उनको कोई परवाह नहीं है, ना तो यूक्रेन की ना तो यूरोपियन लीडर्स की. यूरोपियन पॉलिटिशियंस को वो क्या कहते हैं? यंग पिग्स, राइट. एंड इनफैक्ट इस मीटिंग्स में इस पर्टिकुलर मीटिंग में, ये यूएसए और रशिया के बीच में मीटिंग है, इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो यूरोपियन लीडर को यहाँ पे नहीं चाहेंगे क्योंकि यूरोपियन लीडर यहाँ पे बीच में बैठे. कहीं ये यंग पिग्स का जो इशारा है, पुतिन किसको करना चाह रहे हैं? क्या वो मैक्रोन को करना चाह रहे हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, जो कि यूरोपियन यूनियन के मैंटल को, यूरोपियन यूनियन के लीडरशिप को, जो लीडरशिप क्राइसिस में उसको थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. यूरोपियन लीडर्स ने कहा है कि वो रशिया के साथ, कि वो यूक्रेन के साथ स्टैंड करते हैं. और अगर रशिया किसी किस्म में पीस एग्रीमेंट में भारी पलड़ा लेके जाता है तो एक बहुत बड़ा एक चेतावनी की बात है यूरोप के लिए और नेटो के लिए, बिकॉज आगे जाके रशिया उतना ज्यादा ताकतवर होगा और उतना ही ज्यादा ताकत के साथ नेटो के किसी मेंबर पे अटैक कर सकता है. इनफैक्ट एज ऑफ नाउ, एज वी टॉक टुडे, 1/5 ऑफ द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन रशिया के कब्जे में है. और रशिया इस 1/5 तक सीमित नहीं रहने वाला है, इससे ज्यादा बढ़ने वाला है. इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं ईस्टर्न डॉनबस रीजन के, खरसोन हो गया, जापोरिजिया हो गया, इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पाए जाते हैं यूक्रेन के, वो अभी रशिया के कब्जे में है. यहाँ पे हैव अ लुक, ये मियामी है. यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको आ जाता है, जिसको अभी डोनाल्ड ट्रंप गल्फ ऑफ अमेरिका कह रहे हैं. सो दिस इज मियामी. यहाँ पे बगल में क्यूबा आ जाता है, अगेन यहाँ पे कैरेबियन सी आ जाती है, या आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है. तो जगह के बारे में पता होना चाहिए कि आसपास गल्फ है, स्ट्रेट है, सी है, ओशन है, कौन सा है वो पता होना चाहिए. और ये आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन आ गया. आप देख सकते हैं ये लगभग 20% है ऑफ द होल टेरिटोरियल एरिया ऑफ यूक्रेन जो अभी रशिया के कब्जे में है. देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगा, जो थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट था 2025 का, वो ये था SCO समिट इन चाइना, तियानजिन समिट. नाउ हैव अ लुक एट व्हाट शी जिनपिंग सेड बैक इन जुलाई 2024 जब SCO की मीटिंग हुई थी. कहां हुई थी? कजाकिस्तान में, अस्ताना में. नो माउंटेन और ओशन कैन डिस्टेंस पीपल हु हैव शेयर्ड एस्पिरेशंस. ये वो इशारा करना चाह रहे थे टू अमेरिका, टू द वेस्ट, कि SCO और ब्रिक्स ऐसे फोरम्स हैं जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज एक एजेंडा लेके आते हैं, एक रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं और उनके शेयर्ड एस्पिरेशंस हैं टू ग्रो. लेकिन 2024 की SCO समिट में आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही गिव इट अ स्किप, देयरफॉर सिग्नलिंग अ स्नब टू द लीडर्स ऑफ बीजिंग एंड रशिया. However, things change in 2025. What happened in 2025? Thanks to Donald Trump. Thanks to Donald Trump and thanks to the tariff war and the tariff propaganda which Donald Trump played, that brought China and India together. Also, this was the first time after 2018 that Modi ji visited China. Remember 2020 से 2024 तक चाइना इंडिया के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे. इट वाज ओनली इन 2024, इन अक्टूबर 2024, जब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, जब LAC में डिसएंगेजमेंट हुआ था. एंड इन 2025 ही ट्रैवल्ड ऑल द वे, मोदी जी ट्रैवल्ड ऑल द वे टू चाइना टू अटेंड द SCO मीटिंग. Therefore, also showcased his desire, his will to cooperate with China for the sake of multilateralism, for the sake of fighting the draconian measures imposed by America. And therefore, thanks to Donald Trump, India is saying out in the open that look, you cannot dictate us and we have the ability to decide our friends, even if it takes to turn our enemies into friends. We are ready to do that as well. एंड ऑल्सो इन दिस मीटिंग, एट दी SCO मीटिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छा सिंबॉलिक गेस्चर है. वो ये था कि इस तियानजिन समिट में पहलगाम के आतंकी हमले को कंडेम किया गया है. आमतौर पे चाइना ने कभी भी इंडिया पे अगर कोई आतंकी हमले हुए थे उसको कभी कंडेम करने को इंडोर्स नहीं किया. लेकिन इस SCO मीटिंग में एटलीस्ट चाइना ने एग्री करा टू इंडोर्स एंड टू इंडोर्सिंग द रेजोल्यूशन टू कंडेम
the आतंकवादी हमला which happened in India in Pahalgam, and of course इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में जाफर एक्सप्रेस, जो कि पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था BLA और BLF के लोगों ने, उस हमले को भी कंडेम किया गया। लेकिन बट वी वर हैप्पी कि एटलीस्ट पहलगाम के आतंकी हमले को आतंकी हमला रिकॉग्नाइज करके चाइना ने भी उसको कंडेम किया। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट इवेंट था जो एक पीस डील गाजा में बनी, जो हमास और इजराइल के बीच में जो पीस डील बनी, जो गाजा पीस प्लान है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान था। बिकॉज ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी 2 लड़ाइयों को खत्म करने की, गाजा और साथ में रशिया यूक्रेन। नाउ गाजा में फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा पलड़ा भारी था, बिकॉज वाई, बिकॉज अगेन इजराइल इज अ चमचा, इजराइल इज लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ अमेरिका। लेकिन वो लेवरेज डोनाल्ड ट्रंप विज़ावी पुतिन, विज़ावी रशिया नहीं एंजॉय करते। ऑलराइट, तो इमीडिएट सीज फायर बनाया, with both Hamas and Israel releasing the Israeli and the Palestinian captives, and the second, into which the first is built, is a larger peace plan and development plan for Gaza, so that the people of Gaza and the people of West Bank, they can develop. Again, this falls short. This plan falls short of recognizing and giving due recognition to grant independent statehood to Palestine. यहाँ पे अभी भी अमेरिका और ये अमेरिका का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स काफी वीक है। ऑलराइट, नाउ ये ISF which America has developed, mind you this is not developed by UN, because बाकी जगहों पे, चाहे वो बुर्किना फासो है, चाहे वो साउथ सुदान है, चाहे वो माली है, चाहे वो हम लेबनान इजराइल की बॉर्डर की बात करें, वहां पे UN मैंडेटेड पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था इन द पास्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लान है ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। राइट, ऑफ कोर्स इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, हमारी जो रीकैप लेक्चर सीरीज थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, कंटेंट मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन एक बात को समझो, कोई भी इंटरनेशनल पीस कीपिंग या स्टेबलाइजेशन फोर्स है which has traditionally been deployed to assist with the security sector reform or the disarmament or the demobilization of the armed groups, उसका एक significant component होता है। In the absence of effective state authority, the legitimacy of such a force is established through a mandate issued by the UNSC, और UN authorization बहुत जरूरी है, given the fact कि UN is known to be inherently neutral and UN is known to champion the norms of international law. Alright, मई 2024 में अरब लीग का जो बहरीन डिक्लेरेशन था, वहां पे ये पुकार करी गई थी कि यूएन एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और पीस कीपिंग फोर्स बनाए इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं होता। बाय अगस्त 2025, पैलेस्टीन के एम्बेसडर टू द यूएन also called for a similar force as an immediate international intervention to stop the genocide happening in Gaza. लेकिन ISF is not expected to function as a UN mandated peacekeeping forces, but this is a peacekeeping force which is stationed by America. तो देखो यहाँ पे ये देखना होगा कि कितना इफेक्टिवली ये जो सो कॉल्ड ISF है, ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, कितना इफेक्टिवली अपने आउटकम्स को अचीव कर पाएगा। ऑलराइट, चलिए, एंड देन लास्ट, जो कि साल के एंड में जाते जाते अगेन एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। ऐसे तो आई कैन गो ऑन एंड डिस्कस अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो तो नेवर एंडिंग है, बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बट कई बार कुछ बातें आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के परस्पेक्टिव से भी बहुत जरूरी है समझनी। वो ये है पैक्स सिलिका अलायंस। पैक्स सिलिका अलायंस एक रिमाइंडर है इंडिया को कि इंडिया, भारत, आप में पोटेंशियल है, आप में कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी भी आप उतने मजबूत नहीं बने हो कि आप एक अमेरिका के पार्टनर कहलाए जा सको, जिसमें कोई बुरी बात मानने की नहीं है। अमेरिका इंडिया को ये कह रहा है कि आप हमारे कस्टमर हो, हम आपसे सामान ले रहे हैं, आपको सामान बेच रहे हैं, लेकिन अभी भी आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में या AI के सप्लाई चेन्स में वो दर्जा लेके नहीं आ पाए हो जो दर्जा हमारे 8 दोस्त इस पैक्स सिलिका में, अमेरिका और अमेरिका के 8 दोस्त हैं जो कि लेके आ पाए हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया के पास अबंडेंट मिनरल रिजर्व्स होंगे, लेकिन इंडिया कहां पे लैक करता है? इंडिया लैक करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग दीज मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सप्लाई चेन डिसरप्शन चाइना लेके आया है। पिछले 6 सालों से, पैंडेमिक के टाइम से हम देख रहे हैं कि चाइना सप्लाई चेन डिसरप्शन पूरी दुनिया में लेके आया है, और वो सप्लाई चेन डिसरप्शन को रिस्टोर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए अमेरिका has been continuously forming alliances, for example the Mineral Security Partnership and for example the Pax Silica Alliance, जहां पे अमेरिका की कोशिश है लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जिनके पास रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, या जिनके पास नेचुरल मिनरल वेल्थ एंडाउड है, इन कंट्रीज के साथ अमेरिका काम करना चाहता है ताकि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज by any kind of export controls by China in terms of technology related to the critical minerals. Critical minerals are basically rare earth minerals which are critical from the standpoint of any country's economy and national security. तो उनको हम critical minerals कहते हैं। तो हमारे लिए कुछ 30 ऐसे elements हैं rare earth elements में से जो हमारे लिए critical minerals हैं, similarly for America.
सो देयरफॉर अब ये जो पैक्स सिलिका अलायंस है, अगेन ये एक ऐसा अलायंस है जो कि ये दिखाता है कि जो नया जंग का मैदान है दुनिया में सबके सामने, वो सप्लाई चेन का होने वाला है। एंड देयरफॉर अब ये पैक्स सिलिका अलायंस ये भी दिखाता है दैट हु वांट्स टू शेप द रूल्स इन द डिजिटल एज, इन द एज ऑफ एआई टू बी मोर प्रिसाइज। इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, दिस मैटर्स नॉट बिकॉज ऑफ सिंबलिज्म। वैसे इस पैक्स सिलिका अलायंस को लेकर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, देख लेना एक बारी, पैक्स सिलिका स्लीपी क्लासेस सर्च करके आपको दिख जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत डिटेल में ये बात डिस्कस करी उस वीडियो में, कि इंडिया के लिए दिस इज नॉट अबाउट एक्सक्लूजन। ये मत सोचना कि इंडिया, और बिकॉज देखो दिस कम्स एट अ टाइम जब इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है और अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया उस तरीके से ट्रेड डील बनाए जो कि अमेरिका के फेवर में हो। हम इस बात को लेके बहुत ज्यादा असर्टिव हैं दैट व्हाई शुड वी प्ले द रूल, व्हाई शुड वी प्ले द गेम इन अमेरिकाज फेवर। हम एक ऐसी ट्रेड डील बनाना चाहेंगे, ठीक है, $500 बिलियन का ट्रेड हो मिशन 500 के चलते, बट नॉट रियली हर्टिंग आवर डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स एज वेल, एंड देयरफॉर वी वांट टू प्ले अ गेम एज इक्वल्स। Now, again, there are certain irritants between India and America. कहने को lip service by on paper हम कहते हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बट अमेरिका ये बात रियलाइज करा रहा है कि देखो मैं आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं हूँ। बिकॉज वाई, बिकॉज आप जब तक मेरे इक्वल नहीं आते हैं तब तक हम नहीं बन पाएंगे। अगेन यहाँ पे अमेरिका गलत नहीं कह रहा, अमेरिका पर से गलत नहीं कह रहा, बिकॉज अगेन ये इंडिया के लिए एक रिमाइंडर है कि आने वाले समय में इन द एज ऑफ एआई, इन द एज ऑफ एआई, नॉट इन द एज ऑफ आईसीटी, आईसीटी हो गया, इन द एज ऑफ एआई कैसे पावर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अनाउंस किया जनवरी 2025 में, इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन भी अनाउंस किया था पीएलआई स्कीम के चलते 2021 में, तो भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अलायंस है यहाँ पे अमेरिका केवल कंट्रीज के पोटेंशियल के हिसाब से नहीं जा रहा, इंडिया के पास पोटेंशियल होगा लेकिन कैपेबिलिटीज के हिसाब से जा रहा है। आप में पोटेंशियल है कर दिखाने का, करो, आप में कैपेबिलिटी है कि आपने कर दिखाया है, वो डिफरेंट बात है। तो ये अलायंस में इंडिया का ना होना इज नॉट अ बिग सेटबैक, इट इज अ सिंबॉलिक सेटबैक, बिकॉज हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी नहीं थे, बट वी केम इनटू इट लेटर। परहैप्स टुमारो व्हेन इंडिया अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड डील साइन होती है, टुमारो अगेन यू माइट गेट द अपॉर्चुनिटी कि इंडिया माइट अगेन गेट बैक, इंडिया माइट अगेन बाउंस बैक, माइट अगेन गेट बैक इनटू दिस अलायंस, बट दैट टाइम विल टेल। बट अमेरिका इज वेरी क्लियर ऑन वन पार्ट कि जब तक इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करता इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर लेवरेज इन द एआई कैपेबिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, तब तक अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्लूड इंडिया कोट एंड कोट एज एन इक्वल, एज अ पार्टनर इन दिस अलायंस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से मैं किसी भी वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पैक्स सिलिका को लेके मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, 20 मिनट का वीडियो बनाया, पैक्स सिलिका स्लीपी क्लासेस सर्च करके आप देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, उसको जाके देखिएगा। बाकी मिलते रहेंगे यूट्यूब पे, मुलाकात होती रहेगी। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।